हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। नए वर्ष 2023 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपका दोस्त योगेश परमार और आप देख रहे हो योगेश लर्निंग एकेडमी का यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आइए बात करते हैं इतिहास के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने मुग़ल वंश में हुमायूं के बारे में पढ़ा था और हम जान गए थे कि किस प्रकार से जो था वो हुमायूं का जो शासन था वो ख़त्म हुआ था, समाप्त हुआ था। और उसके बाद आगे की बात करते हैं उनके बेटे मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर के बारे में। अकबर का नाम सभी ने सुना हुआ है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। 1556 से लेकर के 1605 तक इनका कार्यकाल रहा। और चलिए बात करते हैं आज। जन्म इनका होता है, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बताया था, 15 अक्टूबर 1542 में। और कहाँ पर हुआ था दोस्तों? अमरकोट। अमरकोट जो कि राजस्थान में पड़ता है, वहाँ पर वीरसाल के महल में। ये वीरसाल कौन था? ये हुमायूं का एक दोस्त था। जब शेरशाह के द्वारा हुमायूं को युद्ध के मैदान से भगाया गया था, युद्ध का मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया था, तब उसने जाकर के शरण ली थी किसके यहाँ पर? वीरसाल के महल में, राजस्थान में दोस्तों। तो दोस्तों बचपन का नाम इसका, अकबर का बचपन का नाम क्या था? बदरुद्दीन। ये मैंने आपको बता दिया था, बदरुद्दीन। अब क्या होता है कि ये जो बदरुद्दीन है, ये 13 वर्ष की उम्र में बैरम खां, जो कि सेनापति था किसका? हुमायूं का, उसके साथ में पंजाब जा रखा होता है और पंजाब पर किसी मिशन पर ही होता है। और ऐसे में अपने ही लाइब्रेरी से गिर करके, सीढ़ियों से गिर करके मृत्यु हो जाती है हुमायूं की। अब जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो ऐसे में होता यह है कि ये जो हेमू है, हेमू असल में ये हिंदू शासक था, एक हिंदू शासक था। पूरा नाम था हेमचंद, ये आपको याद रखना है। रेवाड़ी का ये था। और ये क्या करता है, रेवाड़ी का ये शासक ये क्या करता है, मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठ जाता है, गद्दी संभाल लेता है या फिर सल्तनत संभाल लेता है। तो आपको याद रखना है, ऐसी स्थिति में ये देखता है कि भाई अब मुगलों के जो आगे के बच्चे हैं, आगे के जो शासन काल कैसे संभाला जाएगा, जो कि नाबालिग है अकबर, अभी 13 साल का है। तो ऐसी स्थिति में कौन साम्राज्य संभालेगा, इस चीज़ का, मौके का फ़ायदा उठा करके हेमू जो है वो यहाँ पर क्या बन जाता है? बादशाह बन जाता है दिल्ली का। तो ये बात आपको याद रखनी है। और जब ये बात पता चलती है किसको? ये बात पता चलती है अकबर को। तो अकबर के साथ में उस टाइम पर था बैरम खां। अब ये बैरम खां क्या करता है, 13 वर्ष की उम्र में ही पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर राज्याभिषेक करवा देता है किसका? अकबर का। ये याद रखना है आपको, पंजाब के कालानौर। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो दोस्तों अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पंजाब के कालानौर में। अब ये कालानौर जो कि कहाँ पड़ता है? गुरदासपुर में पड़ता है दोस्तों, पंजाब में। तो वहाँ पर ये क्या करा देता है? अकबर का राज्याभिषेक करा देता है। और उसके बाद ध्यान रखना, अकबर का जो नाम पड़ता है, यानी कि जो पहले बदरुद्दीन था, वो बदरुद्दीन से अब क्या हो जाता है? मोहम्मद जलालुद्दीन। ये समझ लीजिए आप कि राज्याभिषेक के बाद अकबर जो है वो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ये जाना जाता है आपके मोहम्मद जलालुद्दीन के नाम से। अब ये 1556 में, 5 नवंबर 1556 को ये पहला युद्ध होता है। इसको बोला जाता है पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध ये हुमायूं के मरने के बाद पहला युद्ध था, ये याद रखना है आपको। पानीपत का दूसरा युद्ध कहा जाता है। और ये किस किस के बीच में हुआ था? बैरम खां, जो कि किसकी तरफ से था? जो कि मुगलों की तरफ से था, क्योंकि उस टाइम पर अकबर जो था वो 13 वर्ष का था, मात्र 13 वर्ष का था अकबर। तो ऐसी स्थिति में वो खुद तो लड़ नहीं सकता था, लेकिन उसकी तरफ से कौन लड़ता है? बैरम खां लड़ता है, और दूसरी तरफ से हेमू। इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये आपको याद रखना है दोस्तों, हेमू जो है वो मर जाता है, मार दिया जाता है किसके द्वारा? बैरम खां। इससे पहले एक बात मैं आपको याद दिला दूं कि जब हेमू अपने आप को शासक जो है वो घोषित करता है और दिल्ली गद्दी पर बैठ जाता है, और ऐसी स्थिति में ये खुद को टाइटल देता है विक्रमादित्य। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद या किसके बाद, कब जो है हेमचंद ने या हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। तो याद रखना है आपको,
हुमायूं के मरने के बाद जब ये दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, सल्तनत संभालता है, तो ऐसी स्थिति में ये खुद को एक टाइटल देता है विक्रमादित्य। और इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि आखिरी बार दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला ये हिंदू शासक था दोस्तों। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला आखिरी हिंदू शासक कौन था, तो आपको बिल्कुल भी बताने से पहले बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है और बेझिझक होकर के ये नाम याद रखना है। कौन था? हेमू था, जिसको कि हेमचंद के नाम से जाना जाता था और बाद में इसी को कहा गया है विक्रमादित्य हेमचंद, विक्रमादित्य हेमचंद या फिर हेमचंद विक्रमादित्य है। तो दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। बात करते हैं हेमू यहां पर मारा जाता है बैरम खां के साथ युद्ध में, पानीपत के दूसरे युद्ध में। कब हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध? 5 नवंबर 1556 में। ये तारीखें याद करनी बड़ी ही मोस्ट है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में यही चीजें पूछी जाती हैं दोस्तों। खैर 1556 से लेकर के 1560 तक अब ये जो बैरम खां है ये क्या करता है? ये दोस्तों बैरम खां अकबर का संरक्षक बन के रहता है, उसका गार्जियन बन करके रहता है, क्योंकि अकबर अभी नाबालिग था और वो युद्ध निपुण नहीं था पूर्ण रूप से किसी भी कला में। युद्ध की युद्ध नीति वो नहीं जानता था, राजनीति वो ज़्यादा नहीं जानता था, और ऊपर से अकबर जो था वो अनपढ़ तो था ही। इलिटरेचर होने के कारण उसे ज़्यादा समझ नहीं थी, राजनीति चलाने के बारे में उसे ज़्यादा अनुभव नहीं था, और वो ऐसी स्थिति में बैरम खां जो है उसका क्या रहता है? संरक्षक रहता है दोस्तों। अब 1560 में ये जो बैरम खां है ये विद्रोह कर देता है अकबर के खिलाफ। तब तक अकबर भी बालिग हो चुका होता है या थोड़ा इस लेवल तक पहुंच चुका होता है कि ये युद्ध लड़ने में, युद्ध नीति में थोड़ा बहुत सक्षम हो चुका होता है। तो ऐसी स्थिति में युद्ध होता है किसका? तिलवाड़ा का युद्ध। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1560 में तिलवाड़ा का युद्ध होता है और तिलवाड़ा का ये युद्ध है ये अकबर और बैरम खां के बीच में होता है दोस्तों। अब यहां से अकबर जीतता है और बैरम खां को जो है वो राज्य से खदेड़ देता है। अकबर इसको मारता नहीं है क्योंकि ये जानता है कि ये इनका एक सेनापति रह चुका है और इसको इसने कई बार मृत्यु के मुंह से बचाया है, कई बार मरने से इसको बचाया है अकबर को। तो कुल मिलाकर के अकबर जो है वो इसको मारने से पहले छोड़ देता है और कहता है कि तू कहां चला जा? तू यहां से मक्का चला जा। और इसको निहत्था छोड़ करके जब ये भेज देता है तो ऐसी स्थिति में ये जो बैरम खां है जब मक्का जा रहा होता है दोस्तों तो रास्ते में कोई इसकी हत्या कर देता है। दुश्मन इसके बहुत ज़्यादा हो चुके थे क्योंकि ये मुगलों की तरफ से हमेशा लड़ता आ रहा था, तो बहुत सारे दुश्मन ये पहले ही बना चुका था। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे दुश्मन जो थे वो मौका ढूंढ रहे थे इसे मारने के लिए और मक्का जाते वक्त इसकी कोई हत्या कर देता है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक की बातें आपके समझ में आई हों, बिल्कुल अच्छी तरह से आई होंगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब क्योंकि अकबर जो है वो अब तो उसका संरक्षक भी नहीं है, बैरम खां भी चला गया है, तो उसको अब राजगद्दी खुद ही संभालनी है। लेकिन इलिटरेचर होने के कारण या फिर यूं कह लीजिए कि अनपढ़ होने के कारण उसको इतनी समझ नहीं है कि किस प्रकार से वो आगे राजनीति चलाएगा, किस प्रकार से वो आगे शासन करेगा। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों उसकी एक दाइमा होती है, दाइमा इसे कहा जाता है महाम अंगा या फिर अनगा। ये जो महाम अनगा है, महाम अनगा, ये इसकी दाइमा होती है या फिर इसको ताइमा बोलते हैं, ताइमा। अब ये जो महान अनगा है अकबर जो है इसको बहुत मानता है। मतलब मानता कैसे है? माँ से भी ज़्यादा इसको समझता है वो। ये जो भी बोलती थी अकबर वही करता था दोस्तों। तो ऐसे में अकबर जो है वो क्या करता है 1560 से लेकर के 1562 तक इसी के हिसाब से शासन को चलाता है। जैसे ये बोलती है वैसे ही वो राजपाट चलाता है दोस्तों। और कई सारे इतिहासकारों ने इसी वाली स्टेज को 1560 से लेकर के 1562 तक मुगलों का ये जो शासनकाल रहा है, इसी शासनकाल को क्या कहा है? पर्दा शासन। तो ये बात आपके याद रहनी चाहिए, पर्दा शासन। तो पर्दा शासन कह लीजिए या फिर पेटीकोट सरकार भी इसको कहा गया है, पेटीकोट सरकार। तो कई बार पेपर में आ जाता है क्वेश्चन कि मुगलों के किस कार्यकाल को या मुगलों के पूरी डायनेस्टी जितनी भी मुगलों की वंश चला है उसमें वो कौन सा पीरियड ऐसा था, वो कौन सा टाइम पीरियड ऐसा था जिसको पेटीकोट सरकार के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है 1560 से लेकर के 1562 तक। ये 2 वर्ष वो ईयर थे, 2 साल ऐसे थे जिसमें जो अकबर है वो एक लेडी के द्वारा दिए गए आदेशों के हिसाब से शासन को चलाता है दोस्तों। तो ये बात आपको याद रखनी है, इसी को क्या कहा गया है? पर्दा शासन या फिर पेटीकोट सरकार। अब यहां से 1562 के बाद अकबर जो है वो पूर्णतया स्वतंत्र हो जाता है और पूर्णतया स्वतंत्र होने के पश्चात वो पहला जो आक्रमण करता है तो वो फर्स्ट अटैक कब करता है दोस्तों? फर्स्ट अटैक ऑन
बाज बहादुर ऑफ मालवा। तो मालवा के बाज बहादुर नाम का एक शासक है और बाज बहादुर पर यह करता है 1561 में पहला अटैक। ये इसका स्वतंत्र अकबर का पहला जो अटैक था, ये आपको याद रखना है। और यहां से ये अब क्योंकि अटैक करता है और अटैक करने के बाद वहां से जीत जाता है, राज बहादुर से ये जीत जाता है। और बाज बहादुर से जीतने के पश्चात ये क्या करता है, उसकी सेना के साथ, अपनी सेना भी और उसकी सेना भी मिलाकर के सेना को बड़ी कर लेता है। और 1561 में ही ये क्या करता है दोस्तों, राजस्थान के आमेर पर आक्रमण करता है। यहां पर आक्रमण जब ये करता है तो यहां पर कौन राजा था उस टाइम पर, राजा का नाम है भारमाल। अब ये वही भारमाल है जो अपनी पुत्री का विवाह ये क्या करता है, अधीनता स्वीकार कर लेता है सेना देख करके, किसकी, अकबर की सेना को देख करके ये उसकी अधीनता को स्वीकार कर लेता है और उससे आग्रह करता है कि वो अपनी बेटी का विवाह उससे करेगा, क्या वो उसके लिए तैयार है। और अकबर हाँ कर देता है। और दोस्तों यहां से ये अपनी बेटी, जिसका नाम क्या है, पुत्री का नाम है हरकाबाई। ये दोस्तों वही हरकाबाई है जिसको कि कई इतिहासकार, असल में ये कई सारे इतिहासकारों के बीच में एक द्वंद्व रहता है, इनके बीच में हमेशा बहस रहती है। ये क्या बहस रहती है कि हरकाबाई को बहुत सारे इतिहासकारों ने जोधाबाई का नाम दिया है दोस्तों, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। लेकिन असल में जो जोधाबाई है वो अकबर की नहीं बल्कि उसके बेटे जिसका नाम सलीम था, या कि सलीम कह लीजिए या फिर आप जहांगीर के नाम से उसको जानते हो। तो जहांगीर की वाइफ के नाम में ये जाना जाता है, जहांगीर की वाइफ का नाम कहा जाता है जोधाबाई। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है जो हरकाबाई है, हरकाबाई, ये हरकाबाई किसकी बेटी थी, ये भारमाल के बेटी थी, जो कि कहाँ का शासक था, आपको याद रखना है, आमेर का। और आमेर के शासक ने क्या कर ली थी, अधीनता स्वीकार कर ली थी, किसकी, अकबर की दोस्तों। और विवाह कर देता है अपनी पुत्री हरकाबाई का, किसके साथ में, अकबर के साथ में। अगर आपको ये जानना है कि किस नाम से फेमस थी तो काफी प्रसिद्ध रही है ये भी हरकाबाई भी, और ये मरियम उस जमानी के नाम से, मरियम उस जमानी दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है, मरियम उस जमानी के नाम से बड़ी फेमस हुई है हरकाबाई। और 1562 में, अब ये कुछ कार्य हैं जो किसके द्वारा किए गए हैं इसी बीच, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर के द्वारा। तो अकबर के द्वारा एक काम किया गया 1562 में, अकबर को महान बनाते हैं, जो कार्य अकबर को महान बनाते हैं उनके बारे में बात करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों याद रखना है 1562 में अकबर क्या करता है, दास प्रथा पर प्रतिबंध लगवा देता है। यानी कि आपने जानते होंगे इतिहास में एक शासक हुआ था जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। जो फिरोज शाह तुगलक था, इसको गुलाम बनाने का बड़ा ही शौक था और इसके पास इतिहास में सबसे ज्यादा क्या रहे हैं, गुलाम रहे हैं। ये मैंने आपको जब मैं बता रहा था फिरोज शाह तुगलक के बारे में, तुगलक डायनेस्टी जब मैंने कराई थी तो उस बारे में मैंने बिल्कुल विस्तार पूर्वक आपको समझाया था दोस्तों। तो लेकिन आपको याद रखना है दास रखने की जो प्रथा थी वो पूर्ण रूप से बंद करवा दी थी किसने, अकबर ने। तो बात आपको अच्छी तरह से दिमाग के अंदर बिठानी है। 1563 में दोस्तों ये क्या करता है, सती प्रथा, ये सती प्रथा पर बैन लगा देता है, सती प्रथा पर पूर्ण रूप से बैन लगा देता है, कौन, अकबर लगा देता है। और साथ साथ ये क्या करता है, जो तीर्थकर अर्थात हिंदुओं से उनके तीर्थ स्थलों पर जाने के लिए कुछ टैक्स लिया जाता था, कुछ पैसा लिया जाता था, तो उस टैक्स पर रोक लगाने वाला अगर कोई शासक हुआ था तो दोस्तों आपको याद रखना है अकबर ने यह काम किया था। 1562 में उसने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगवाया और 1563 में उसने सती प्रथा और तीर्थकर दोनों को बंद करवा दिया था। और उसके बाद 1564 में जजिया कर भी इसने बंद करवा दिया था। अब ये जजिया कर क्या है, ये आप अच्छी तरह से जानते हो। जजिया कर नॉन मुसलमानों पर लगने वाला, गैर मुसलमानों पर लगने वाला एक टैक्स था, अर्थात जो लोग मुसलमान नहीं हैं उनको ये भरना पड़ता था। और इतिहास में ये लगवाने वाला शासक कौन था, तो आपको याद रखना है जजिया कर सबसे पहले 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम ने लगवाया था दोस्तों। जब यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो मुस्लिम आक्रमण हुए थे, या मुस्लिम जो तुर्की और अफगानी शासक हमारे भारत देश में आए थे और सिंध की तरफ से उन्होंने कब्जा करने का प्रयास करा था, तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने यह लगवाया था जजिया कर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जजिया कर को ब्राह्मणों पर थोपने वाला राजा कौन हुआ है, कौन शासक ऐसा हुआ है, तो यह भी आप अच्छी तरह जानते हो, यह था आपका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर क्या लगवा देता, जजिया कर लगवा देता। लेकिन आपको अच्छी तरह से यह बात याद रखनी है कि जजिया कर को बंद करवाने वाला जो शासक हुआ है उसका नाम है अकबर, जलालुद्दीन अकबर। चलिए अब यहां से क्या करता है, जब ये इतने अच्छे काम करेगा तो सीधी सी बात है कि जनता भी जो है वो खुश हो जाती है अंदर से, और ऐसे राजा को स्वीकारने के लिए जो है वो
कोशिश करते कि उसको स्वीकारा जाए और उसको एक टाइटल दिया गया। तो जनता के द्वारा यहाँ पर इसको एक टाइटल दिया गया और तब इसका नाम पड़ा था अकबर। उससे पहले ये किस नाम से जाना जाता था? मोहम्मद जलालुद्दीन। बचपन का नाम अगर पूछ लिया जाए तो आप याद रखोगे बदरुद्दीन। तो अच्छी तरह से इतनी बातें आपके समझ में आई होगी दोस्तों, उम्मीद करता हूं मैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये जो अकबर है, ये अकबर, ये शेख सलीम चिश्ती का एक अनुयायी था, उनको गुरु मानता था। ये कहाँ के संत थे? एक सूफी संत थे। ये कहाँ पर रहते थे? तो ये फतेहपुर सीकरी में रहते थे दोस्तों, फतेहपुर सीकरी में। आगरा से 40 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है फतेहपुर सीकरी। वहां पर कौन रहते थे? सूफी संत थे, एक शेख सलीम चिश्ती। इनका ये क्या था? भक्त था। इनको ये अपना गुरु मानता था। और इन्हीं के नाम पर इसने अपने बेटे, जिसकी जन्म कब हुआ था? 1569 में, 1569 में दोस्तों अकबर के बेटे का जन्म होता है, जिसका बचपन का नाम ये क्या रख देता है? सलीम रखता है। और सलीम नाम क्यों रखता है? क्योंकि ये अपने गुरु के नाम पर उसका नाम रखता है। और गुरु का नाम क्या था? शेख सलीम चिश्ती, जो कि आगे जाकर के बाद में जहांगीर के नाम से फेमस हुआ है। और आप जानते हो उसके बाद ये अगला जो था क्या था? अगला ये शासक भी रहा है दोस्तों। तो मुगल डायनेस्टी का अगला शासक कौन होगा? ये आप अभी से जानते हो, सलीम होगा, जो कि जहांगीर है। लेकिन उससे पहले अभी भी अकबर के बारे में बातें करना बहुत ज़्यादा बाकी है, बहुत कुछ इसने करवाया। तो आपको याद रखना है 1572 में गुजरात मिशन ये जीत लेता है, गुजरात मिशन पर जाता है और गुजरात को जो है ये जीतने वाला पहला शासक होता है दोस्तों। उससे पहले जितने भी शासक हुए उन्होंने गुजरात को नहीं जीता था, अर्थात समुद्र देखने का पहली बार सौभाग्य प्राप्त होता है किसको? अकबर को। तो 1572 में दोस्तों ये गुजरात आक्रमण करता है, गुजरात अभियान चलाता है और वहां पर ये पहली बार जो है इसने समुद्र देखा था दोस्तों। तो ये बात आपको याद रखनी है। उससे पहले 1498 में जो पुर्तगाली हैं वो भारत में आ चुके थे। 1498 में पहला पुर्तगाली, जिसका आप सभी नाम जानते हो, वास्को डी गामा, ये हम सभी जानते हैं अच्छी तरह से। वास्को डी गामा 1498 में आ चुका था। लेकिन अकबर ने जो पहली बार अकबर किसी पुर्तगाली से मिला था, तो पहली बार कब मिला था? 1572 में मिला था, जब ये समुद्र के दर्शन भी करता है दोस्तों। और 1573 में दोस्तों एक बात याद रखनी है, बुलंद दरवाजा ये कहां पर बनवाता है? फतेहपुर सीकरी में बनवाता है, जो कि सबसे बड़ा दरवाजा है। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। कहां पर बनवाता है? फतेहपुर सीकरी में है। किसके द्वारा बनवाया गया है? ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। तो अकबर के द्वारा बनवाया गया है दोस्तों। अब 1575 में क्या करता है? अपनी राजधानी को शिफ्ट करता है आगरा से। अब ये अपनी राजधानी को आगरा से शिफ्ट करेगा और कहां पर लेकर जाएगा? फतेहपुर सीकरी में। तो ये ध्यान रखना है आपको। 1575 ईस्वी में ये अपनी राजधानी को आगरा से शिफ्ट करके 40 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी लेकर के जाता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा इबादत खाना ये बनवाता है। कहां पर बनवाता है? फतेहपुर सीकरी में। इसके अलावा पंचमहल ये बनवाता है फतेहपुर सीकरी में। और फतेहपुर सीकरी में ही ये मरियम महल भी बनवाता है। मरियम महल जो कि मैंने आपको बताया था, ये जो मरियम थी, मरियम महल, मरियम उस जमानी यानी कि हरकाबाई, तो हरकाबाई जो कि इसकी क्या थी? वाइफ थी, उसके नाम पर ये उसका महल बनवाता है। कहां पर? फतेहपुर सीकरी में। और इसी के जो गुरु थे यानी कि शेख सलीम चिश्ती, उनका क्या बनवाता है? ये टोम्ब, यहीं पर उनका ये मकबरा बनाता है। तो ये भी कई बार पूछा गया है कि सलीम चिश्ती का, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहां पर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये फतेहपुर सीकरी में है। तो इतनी बातें आपके समझ में आई हैं, और अगर आई हैं तो दोस्तों आप लोग क्या करते रहिए, मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करते रहिए, और सब्सक्राइब जिन भाइयों ने अभी तक नहीं किया है वो सब्सक्राइब करने का भी थोड़ा सा कष्ट करें दोस्तों। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपके लिए समझ में आई होंगी। बाकी ये नया वर्ष आप सभी के लिए बहुत ही हितकारी रहे। 2024 में जब आप प्रवेश करें तो आप सभी गवर्नमेंट जॉब पर हों, आपका जो जीवन है बहुत अच्छी तरह से चल रहा हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।